हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था आत्महत्या का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम का डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत। ये सिद्धांत इन्होंने अपनी बुक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में लिखी गई थी, इस बुक में इन्होंने इमाइल दुर्खीम ने अपना सिद्धांत दिया, डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो समाज में श्रम विभाजन कैसे होता है उसको हम समझेंगे दुर्खीम के सिद्धांत में। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इनसे पहले श्रम विभाजन के बारे में किसने बताया था, किसने जैसे कि एडम स्मिथ ने थोड़ी चर्चा की है, कार्ल मार्क्स ने डिटेल में बताया है, तो उसको हम पहले देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो इमाइल दुर्खीम का ये श्रम विभाजन का सिद्धांत है, समाजशास्त्र में इनका एक प्रमुख योगदान माना जाता है इस सिद्धांत के लिए। लेकिन इनके पूर्व जो विचार आए वो एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स के आते हैं। इनसे पहले एडम स्मिथ एंड कार्ल मार्क्स, इनको देख लेते हैं, देन हम समझेंगे इमाइल दुर्खीम का श्रम विभाजन। तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने बताया एडम स्मिथ ने कि किसी भी समाज में श्रम विभाजन का विशेषीकृत होना समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक है। इन्होंने एडम स्मिथ ने कौन सा वर्ड दिया, कीवर्ड हमारा क्या रहेगा इसमें, विशेषीकृत। ये बताते हैं कि किसी भी समाज में विभाजन का श्रम विभाजन का विशेषीकृत होना समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक है। मतलब कि मान लो कि एक सोसाइटी है, इसमें ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है, बायो की चल रही है, मैथ की चल रही है। एक जगह हमने देखा कि जो बायो पढ़ा दे रहे हैं वही केमिस्ट्री भी पढ़ा दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा समृद्धि यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान जो है वो एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, वही पढ़ा रहा है। उसको स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ा पाएगा। जो बायो पढ़ा है वो सिर्फ बायो पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा बायो केमिस्ट्री दोनों एक इंसान मैनेज कर रहा है, दोनों चीज़ें इसको। तो अब वो किसी एक में स्पेशल नहीं हो पाएगा। उसको कोई कहेगा भाई बायो का टीचर है, केमिस्ट्री का भी टीचर है, हाँ दोनों ही ठीक पढ़ाते हैं। ऐसे क्या रहेगा, जैसे आप समाजशास्त्र पढ़ाते हैं तो आप समाजशास्त्र में ही स्पेशल हैं, आपको जाना ही इसीलिए जाता है। आपका एक तरह से देखा जाए ब्रांड ही आपका यही हो गया। आप बायोलॉजी के हैं तो आपका सिर्फ यही हो गया। अब आप बायो भी पढ़ा दे रहे हैं, काम आने पे केमिस्ट्री भी पढ़ा दिए, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ा दिए भाई कि आ रहा है, तो आप इस पे भी ट्राई मारेंगे, इसमें भी ट्राई, इसमें भी। अब एक चीज़ में विशेषीकृत नहीं हो पाएंगे। और एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि श्रम विभाजन के लिए श्रम विभाजन में विशेषीकृत होना समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ऐसा इन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा। इनके अनुसार श्रम विभाजन के कारण समाज में जो विशेषज्ञता विकसित होती है, इन्होंने वर्ड कहते विशेषज्ञता, कहते नहीं है कि वो हृदय रोग का विशेषज्ञ है, वो नेत्र रोग का विशेषज्ञ है। अब हमारा ये प्रॉब्लम रहेगा तो अब इनके पास जाएंगे, इसकी प्रॉब्लम रहेगी तो इनके पास जाएंगे, इसके विशेषज्ञ के पास। अब एक ऐसे ही डॉक्टर है जो सारी चीज़ें देख ले रहे हैं, तो वो भाई उनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान सब में बटा रहेगा। लेकिन जो विशेषज्ञ होंगे वो मतलब ज़्यादा वो माने जाएंगे, समाज की समृद्धि में उनका योगदान ज़्यादा माना जाएगा। और एडम स्मिथ बताते हैं कि जब विशेषज्ञता हासिल हो जाती है व्यक्ति की एक क्षेत्र में, तो इससे समाज में क्या होती है ना, उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी जो है ना समाज की वो बढ़ती है, और जिसके कारण समाज में समृद्धि आती है, समाज में खुशहाली आती है। मतलब हर व्यक्ति अपना एक स्पेशल वर्क कर रहा है। जो पढ़ा रहा है वो एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहा है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही है बस किसी एक चीज़ में। मतलब जो जो चीज़ कर रहा है वो सिर्फ उसी में विशेषज्ञ है, क्योंकि अब उसका सारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ में लगा हुआ है ना, तो उसको वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। जब अच्छे तरीके से कर पाएगा तो समृद्धि तो आएगी समाज में उत्पादकता बढ़ने से। और नेक्स्ट कार्ल मार्क्स आते हैं जो श्रम के संघर्षवादी दृष्टिकोण को बताते हैं। कार्ल मार्क्स जो श्रम के संघर्षवादी दृष्टिकोण को बताते हैं,
ये कौन सा सिद्धांत देते हैं? थ्योरी ऑफ सरप्लस, अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ सरप्लस, ये श्रम विभाजन में इसको बताते हैं। कहते क्या है कि माना कि किसी भी वस्तु पर किया गया श्रम उसके अतिरिक्त मूल्य के समानुपाती होता है। अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो श्रमिक बढ़ाता है, परंतु लाभ जो है पूंजीपति को जाता है, जो कि श्रम का शोषण है। हमने जब पूरा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ा तो उसमें हमने देखा क्या कि भाई उसमें पूंजीपति या श्रमिक है, वो श्रमिक का शोषण करता है, वो शोषित होता है, यही सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो यही चीज़ उन्होंने श्रम में भी बताया कि ये श्रमिक के श्रम का क्या है? शोषण है। क्योंकि जो मूल्य है वस्तु का, मान ली ये वस्तु है, इसमें पूरा ये कढ़ाई बुनाई जो भी इसमें वर्क करके ये श्रमिक ने किया, इसका मूल्य अभी मान लो 800 चल रहा था, कुछ दिन बाद इसकी वैल्यू बढ़ी, श्रमिक ने इस पर और वर्क किया, ऐसी चीज़ों का दाम हो गया 2000। लेकिन श्रमिक को तो जो मिल रहा था 300 वही मिल रहा है भाई। उसका जो मेहनताना है अपना काम करने का, वो तो उसको इतना ही मिल रहा है। भले ही जिस वस्तु पे उसने काम किया उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया, तो दाम किसकी वजह से बढ़ा? सब कुछ तो वही था, लेकिन जिसने काम किया उसकी वजह से बढ़ा। लेकिन होता क्या है कि लाभ जो होता है वो पूंजीपति को जाता है, मूल्य जो है वो श्रमिक बढ़ा रहा है, और ये क्या है? श्रम का शोषण है। ऐसा कौन मानता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रम का शोषण हो रहा है हमारे औद्योगिक समाज में। इसके बाद आते हैं हमारे इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम जी जब आते हैं अपने श्रम का सिद्धांत लेकर के, तब हम देखते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्रीय व्याख्याओं की आर्थिक और श्रम विभाजन की जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसकी गैर आर्थिक व्याख्या दी है। गैर आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की। कैसे? इन्होंने पहले ही बताया कि इनकी पुस्तक क्या थी? डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन। तो इसमें इन्होंने माना था कि जो श्रम विभाजन है वो एक सामाजिक तथ्य है। इस श्रम विभाजन को सामाजिक तथ्य मान लेते हैं, और जैसे ही ये सामाजिक तथ्य वर्ड आता है वैसे ही वो 3 कारक वाह्यता, सामान्यता, बाध्यता तीनों आ जाते हैं। मीन्स कि व्यक्ति जो होता है वो निर्भर नहीं करता है, मतलब उसकी इच्छा निर्भर नहीं करती है, वो इन सब से स्वतंत्र होता है। मतलब ये समाज द्वारा 3 कारक होते हैं, यही वर्क कर रहे होते हैं जब कोई चीज़ सामाजिक तथ्य होती है। इसके लिए व्यक्ति नहीं जिम्मेदार होता है, समाज जिम्मेदार होता है। ऐसा इमाइल दुर्खीम मानते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए भी। इन्होंने 2 प्रकार के सामाजिक मतलब सुदृढ़ता की पहचान की। इन्होंने समाज में 2 सुदृढ़ता बताई, मीन्स की यांत्रिक सुदृढ़ता, यांत्रिक अर्थात मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और सेकंड इन्होंने बताई है सावयवी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। सुदृढ़ता मतलब कि सुदृढ़ता, एकता साथ में लेकर के हम समझ सकते हैं। इसकी हम पूरी परिभाषा समझेंगे तो हमें समझ में आएगी, ऐसे वर्ड तो बड़े भारी भारी लग रहे हैं। हम देखते हैं कि जो ये यांत्रिक सुदृढ़ता है इससे क्या तात्पर्य है। ये जो टर्म है ना, ये सरल समाजों में पाया जाता है। सरल समाज किसे कहते हैं? ग्रामीण समाज को। तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी जो है मीन्स की यांत्रिक सुदृढ़ता, ये कहाँ पाई जाती है? सरल समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों की जनसंख्या जो होती है वो छोटी होती है, लघु आकार की होती है, गांव की जनसंख्या। और ऐसे समाज उस मशीन की तरह हैं जिसके सभी उत्पाद मीन्स की सदस्य एक जैसे होते हैं, और इन समाजों में नैतिक एवं भौतिक घनत्व जो होता है ना वो समान होता है। क्योंकि आप ग्रामीण समाज में जाएंगे तो लगभग जो चीज़ें जो पहन रहे हैं लगभग सब लोग एक ही चीज़ें पहनते हुए आपको दिखेंगे। लगभग सबका खाने पीने का मतलब इन समाज के सदस्यों का जो खान पान है, वेशभूषा है, मूल्य मीन्स कि हमको कहाँ शादी करनी है, इंटरकास्ट नहीं करना है, कैसे हमको मतलब कौन कौन सी चीज़ों को हमें अपनाना है, कौन से नियम है उस समाज के, वो सारे इनकी क्या होते हैं? समरूप होते, एक तरह से होते हैं। और अगर कोई इस समाज में उस नियम को तोड़ता है तो इन समाजों में क्या होता है ना, सरल समाज में मीन्स कि ग्रामीण समाज में जो धर्म होता है ना वो आधार होता है हर नियम का। जैसे कहते नहीं हैं पाप, ये काम करोगे तो पाप पड़ेगा,
ये करोगे तो पुण्य मिलेगा। जो ये पाप पुण्य की अवधारणा है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ग्रामीण समाज में होती है, सरल समाज जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पे समाज में ना जो सामाजिक नियंत्रण है, मतलब नियमों का नियंत्रण जो होता है, उसकी रखवाली करने के लिए जो भी चीज़ें हम अपनाते हैं, उनका आधार मेन चीज़ क्या मान लेते हैं? किसको? धर्म को मान लेते हैं। और जब कोई भाई उस नियम को तोड़ता है, तो जो कानून धर्म दिया है कि भाई उसको क्या दंड मिलेगा, तो उस कानून का जो स्वरूप है वो दमनकारी होता है। दमनकारी मतलब छोटे अपराध के लिए बहुत बड़ी सज़ा, मतलब जितना बड़ा अपराध नहीं है उससे बड़ी सज़ा। अब समझ लेते हैं दमनकारी होता क्या है। तो इसकी प्रकृति तो मैंने बताई कि इसमें मतलब छोटे चीज़ के लिए छोटे अपराध की बड़ी सज़ा। और इस दमनकारी कानून का जो उद्देश्य होता है, ये सिर्फ़ दोषी को दंडित करना नहीं होता है, ये बल्कि समाज में एक संदेश देना होता है कि लोग उस कानून को ना तोड़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो ए और बी ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। ये किसी अदर कास्ट का है, किसी अदर कास्ट की है। इन दोनों ने मैरिज कर ली। अभी समाज में भाई अब ये अलाउ था नहीं इंटरकास्ट मैरिज। अब इसने ऐसा दमनकारी कानून इसने क्या किया है, इनको अपनी इनके परिवार, इनके यहाँ के लोगों को अपने समाज से हुक्का पानी बंद कर देना, ये सारी चीज़ें, कोई उनके यहाँ ना न्योता देगा ना उनके यहाँ से लेगा, ये सारा चीज़ अपनाया गया। अब भाई सरल समाज, ग्रामीण समाज, जहाँ पे प्रतिष्ठा ही हमारे सामाजिक लोग ही जो हमारे आसपास रहते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और वहाँ पे जब हमारा हुक्का पानी बंद हो गया, तब ये परिवार में क्या होता था, लोगों में ठेस पहुँचती थी भाई कि हमारा सब जगह आना जाना बंद है, इससे अच्छा तो हम ना ही रहें, कुछ और चीज़ें कर दें। और ऐसे में हमने बहुत सारी घटनाएँ मतलब सुनी होंगी। पहले क्या होता था, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएँ होती थी। उस लड़का लड़की को उसके परिवार वाले अपने सम्मान के लिए इंटरकास्ट मैरिज में मार देते थे, उनकी हत्या कर देते थे, ताकि अब दोबारा समाज में कोई ऐसा नहीं करे। कभी-कभी पंचायत भी ऐसे निर्णय सुनाती थी कि दोनों को सज़ा मिलती थी, इन्हीं दोनों को मिलती थी। इन दोनों की हत्या करवा दी जाती थी। इन दोनों को मतलब ऐसी सज़ा मिलती थी जिससे दोबारा डी और ई कभी अगर इंटरकास्ट हैं तो ऐसा करने के बारे में नहीं सोचे। मीन्स कि ये सामाजिक नियम है, इस नियम को तोड़ने के बारे में नहीं सोचे। तो दमनकारी कानून का मतलब क्या हो गया? छोटे अपराध की बड़ी सज़ा, जिसका उद्देश्य क्या होता है? दोषी को दंडित करना नहीं होता है, बल्कि समाज में संदेश देना होता है कि भाई लोग कानून तोड़े ना। तो हमने देखा कि इसमें जो लोग समाज में एक जैसे दिखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजों में समरूपता में एकता पाई जाती है। कि कौन सी टर्मिनोलॉजी इमानुएल दुर्कheim ने यूज़ की? समरूपता में एकता, सॉलिडारिटी इन सिमिलैरिटी। मीन्स कि हम एक जैसे दिखते हैं, मतलब अगर कोई सब पहन रहे हैं साड़ी, शर्ट, जो मतलब पहनावा है, दाल चावल रोटी सब्जी, खान पान लगभग सुबह का शाम का सबके यहाँ, उनके यहाँ भी ऐसे ही परोसा जा रहा है, उनके यहाँ भी ऐसे परोसा जा रहा है, वो भी ऐसे ही पहन के आ रहा है, वो भी ऐसे ही पहन के आ रही, मतलब सबका लगभग खान पान, वेशभूषा, तरीका, मानना कैसे, वो भी 4 बजे मंदिर चले जा रहे हैं, वो भी 5 बजे मंदिर चले जा रहे हैं। सब मतलब जो चीज़ें लोगों का कहना है वो भी कीर्तन करते हैं, वो भी कीर्तन करते हैं। मतलब लगभग सबकी चीज़ें सेम होती हैं ग्रामीण समाज में। तो हम कहते हैं वहाँ समरूपता की सुदृढ़ता पाई जाती है, अर्थात समरूपता में एकता पाई जाती है। और इसी में वो मानते हैं कि ये हमारे टाइप के लोग हैं। कोई अलग से आ जाता है तो उसको सब दूसरे प्लेनेट जैसे बिहेव करते हैं, जिससे लगता है क्या भाई आ गया, कौन अलग से आया, क्योंकि हम सब तो एक जैसे हैं। और इन समाजों में जो श्रम विभाजन होता है ना, वो आयु तथा लिंग के आधार पर आधारित होता है, आयु तथा लिंग आधारित होता है। जिसमें महिलाएं, लिंग आधारित मीन्स की विभाजन जो होता है, जिसमें महिलाएं घरेलू कार्य व पुरुष सभी बाहरी कार्य करेंगी। औरतें सिर्फ घर में रहेंगी, बाहर नहीं जा सकती हैं, घर का काम कर रही हैं। और पुरुष जो रहेंगे वो बाहर का काम करेंगे। मतलब ये नियम बना ही दिया गया है कि ऐसा होगा। और इस प्रकार सरल श्रम विभाजन के माध्यम से अपनी समरूपता की सुदृढ़ता को जो ये समाज है वो सुनिश्चित करता है। परंतु जैसे ही समाज की जनसंख्या के आकार और घनत्व में परिवर्तन आया है,
मतलब इसमें परिवर्तन जब आता है भाई जनसंख्या का घनत्व और आकार, तो होता क्या है कि यही जो यांत्रिक सुदृढ़ता है ना, ये ऑर्गेनिक सुदृढ़ता में चेंज हो जाती है। ये यांत्रिक सुदृढ़ता किसमें चेंज हो जाती है? ऑर्गेनिक सुदृढ़ता में चेंज हो जाती है, जो हमने पढ़ी थी सावयवी सुदृढ़ता। अर्थात इससे तात्पर्य क्या होता है? वैसे तो ये सुदृढ़ता जटिल और औद्योगिक समाज में पाई जाती है, लेकिन अब हम देखते हैं ना कि जो ग्रामीण समाज है उसमें भी बहुत हद तक चीज़ें ये OS जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है शहरी समाज में पाई जाती है, तो इसकी झलक यहाँ पे आ गई है और बहुत सारी चीज़ें, नियम सब कुछ अपनाए गए हैं, नियमों में ढिलाई आ गई है। मतलब इस समाज का जो रहन सहन, वेशभूषा, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। जीन्स पहले यहीं अलाउ था, यहाँ भी हो गया है। सिर्फ साड़ी था, सूट जीन्स सबके, मतलब पुरुष महिला सबके पहनावे में। यहाँ का जब कोई व्यक्ति यहाँ से उठ के यहाँ गया था, रह रहा था, फिर कभी आया वापस अपने गांव, तो वहाँ से जो उसका वेशभूषा है वैसी चीज़ें लेकर के आया अपना, तो उसको देख के इन लोग को, इनमें से किसी को अच्छा लगा, उसने अपनाया। तो अभी ऐसा हम वर्तमान में देख सकते हैं कि इसकी चीज़ें इसमें आ गई हैं। मीन्स कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में थोड़ी थोड़ी चेंज होती दिखती रहती है, चेंज होती रहती है। लेकिन कैसे था उस समाज में श्रम विभाजन, कैसी चीज़ें होती एक्चुअल में, वो दुर्खिम ने बताया है। समय के साथ चेंज हो वो अलग बात होती है। अब हम जान लेंगे इसको ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में। तो ये जटिल और औद्योगिक समाजों में पाई जाती है, मीन्स कि शहरी समाजों में, औद्योगिक समाज में। ऐसे समाज में होता क्या, सभी व्यक्ति और सदस्य की जो सोच है, खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, वो एक दूसरे से पृथक होती है। इसमें लोगों का सब कुछ एक दूसरे से अलग अलग होता है। जैसे मान लो दिल्ली का एग्जांपल लिए, दिल्ली में क्या, अब आप एक जैसे नहीं दिखेंगे इस बिल्डिंग में क्या, बगल बगल में ही लोग, उनका खान पान दूसरा है, उनका कोई साउथ इंडियन है तो किसी का नॉर्थ इंडियन है, उनका पसंद दूसरा है, कोई कुछ पहन रहा है तो कोई कुछ पहन रहा है, किसी के अपने, सबके मतलब अपने अपने तौर तरीके हैं, सबका अपना अपना अलग चीज़ है। और इन समाजों में क्या होता है ना कि धर्म की कोई सार्वजनिक भूमिका नहीं होती है, इसमें धर्म की कोई सार्वजनिक भूमिका नहीं होती है जटिल समाज में, मीन्स कि शहरी समाज में। तो और होता क्या है, यहाँ पे धर्म का जो स्वरूप है वो प्रतिकारी होता है। प्रतिकारी मतलब कि यहाँ पे अगर हम किसी नियम को तोड़ते हैं तो हमको जो सज़ा मिलती है तो वो कैसी होती है ना, इसके आधार पे नहीं होती कि इसको ही आधार माना गया। प्रतिकारी मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा हमने अपराध किया उतनी ही उसी के हिसाब से सज़ा मिली, उसी मात्रा में हमको सज़ा मिली। और इमाइल दुर्खिम इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, सॉलिडारिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता की सुदृढ़ता। अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस, जैसे हमने पढ़ा था अभी किसमें, सरल समाजों में क्या पाई जाती है, समरूपता में एकता। ऐसे यहाँ पे क्या पाई जाती है, शहरी समाजों में अंतर्निर्भरता में एकता। और यहाँ पे हमने ये देखा कि समरूपता, सब एक जैसे दिखते हैं, इसमें क्या होता है, एक वर्ड हमने पढ़ा था, एडम स्मिथ ने विशेषज्ञता यूज़ की थी, वही इमाइल दुर्खिम में बताते हैं कि शहर में होता क्या है कि इन समाजों में श्रम विभाजन जो होता है ना, विशेषीकृत होता है औद्योगिक समाज में, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य का विशेषज्ञ होता है। और चूँकि ये निर्भरताएं अंतर्निर्भरता पर सुनिश्चित होती हैं। भाई जब हम केवल जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही हम कर पा रहे हैं, हम एक टीचर हैं तो सिर्फ हम टीचिंग ही कर पा रहे हैं। अब हम क्या, उसके अलावा जैसे कि अभी मान लो कि हमको अपने कपड़े धुलवाने हुए तो हमने धोबी को दिया, हमको हमें क्या करना हुआ, हाँ हेयर कट करवाना हुआ तो हम हेयर कट करवाने के लिए किसी और पे निर्भर हुए। हमें मान लो मतलब जितनी सारी न्यूज़पेपर लेना है तो न्यूज़पेपर वाले पे निर्भर हुए, दूध लेना है तो दूध वाले पे निर्भर, मतलब हम कई सारे लोगों पे विशेषज्ञता हासिल करने के दौरान मान लो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी आप दूसरे पे निर्भर रहेंगे जटिल समाज में। और वो जो आपसे सेवा आपको दे रहे होंगे वो आप पे निर्भर रहेंगे कि आप उनको महीने का पैसा देंगे।
तो इसमें क्या होती है, अंतर निर्भरता। लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जटिल समाज में अंतर निर्भरता में एकता पाई जाती है। और सरल समाज में वही कि भाई अगर कोई जैसे कि सरल समाज में क्या होता है, अगर मान लो कोई स्कूल है तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल की चेयर पे ही बैठे रहें, ये टीचिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा पहले पहुंच गए अपनी चीज़ों को भी ठीक ठाक, जैसे कि इसके लिए ये नहीं कि भाई एक इंसान रखा हुआ ऑफिस सही करने के लिए, वो भी इन्होंने सही कर लिया। और ये टीचिंग में एक ही सब्जेक्ट नहीं 2-3 पढ़ा दिए जो जो उनको पढ़ाने आ रहा है। इन्होंने और भी चीज़ें जो भी मतलब कर पाए वो कर लिए अपना। फिर घर पे आए, घर पे मान लो ये टीचर यहाँ पे टीचिंग करते हैं, लेकिन घर पे इन्होंने गाय रख रखी है तो दूध भी चलो इनको यहीं से मिल गया, अपने यहाँ ले लिए, खुद बनाए खाए। मतलब होता है कि ना कि ग्रामीण समाज में एक इंसान ये नहीं कि वो एक ही चीज़ के लिए बस लगा हुआ है, थोड़ा 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 वो हर चीज़ में होगा। तो इसीलिए वहाँ पे अंतर निर्भरता में जो एकता है वैसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ समरूपता में एकता। जैसे ये नहीं है कि कोई एक मान लो नाई है, इनका काम अगर ये बाल काट रहे हैं तो ये नहीं कि इनके यहाँ गाय भैंस नहीं हो सकती है, ये दूध के लिए सिर्फ किसी और पर निर्भर होंगे, नहीं, इनके पास ये भी हो सकता है। इन्होंने पढ़ाई की है तो ये स्कूल में कुछ घंटों के लिए पढ़ाने भी जा सकते हैं, घर पे ट्यूशन भी दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अब पढ़ाई अपनी कर रहे हैं तो इनके घर ये है तो ये चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब थोड़ी थोड़ी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने देखा कि ग्रामीण समाज में समरूपता में एकता पाई जाती है और शहरी समाज में अंतर निर्भरता में एकता पाई जाती है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि व्यक्ति विशेषीकृत या आत्मनिर्भर बनने के क्रम में जो परिश्रम करता है, उसके कारण उसका सारा समय ऊर्जा जो होती है वो विशेषज्ञता को हासिल करने के क्रम में वो अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए वो दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर हो जाते हैं, और जिसके कारण समरूपता का एक नया रूप उभरता है, और जिससे इमाइल दुर्खीम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या क्या स्वावलंबी सुदृढ़ता। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मतलब जो एकता अंतर्निर्भरता की आती है ना निकल के, कि भाई हम एक चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम दूसरे पर निर्भर है, वो दूसरा हमारे चीज़ पे निर्भर है कि हम उसको पैसे देंगे तो उनका घर चलेगा, हमारे जैसे मतलब कई सारे लोग देंगे। और हम भी तो भाई हम भी तो मजबूर हैं, हम इनसे सेवाएं लेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे, दूध लेंगे, गैस सिलेंडर लेंगे, सारी चीज़ें लेंगे, तभी तो हम जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको हम अच्छे से इधर कर पाएंगे, नहीं तो हमारा तो सारा वक्त इन्हीं सब में चला जाएगा। तो हम इन पे निर्भर हैं, ये हम पे। तो कहते हैं ईडी इमाइल दुर्खीम कि एक तरह से अलग की एकता निकल के आती है, अंतर निर्भरता की एकता। इमाइल दुर्खीम ने माना कि श्रम विभाजन का जो उद्देश्य होता है वह समाज में सुदृढ़ता को बढ़ावा देना होता है। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या है, समाज में सुदृढ़ता को बढ़ावा देना होता है, चाहे वो सरल समाज हो चाहे वो जटिल समाज हो, मीन्स कि चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। और ऐसा सरल श्रम विभाजन एवं जटिल श्रम विभाजन के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और इस प्रकार दुर्खीम डिवीज़न ऑफ लेबर को क्या कहते हैं, एक सामाजिक तथ्य कहते हैं, जिसे व्यक्ति से स्वतंत्र, बाध्य और सामान्य मानकर इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब इसका कोई मतलब इसकी कोई आलोचना तो हमें नहीं मिलती है इनके सिद्धांत की, तो हम निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि निष्कर्ष क्या होगा। जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी। हम निष्कर्ष देखेंगे जिसमें हम इमाइल दुर्खीम कहते हैं इनका सिद्धांत जो है डिवीज़न ऑफ लेबर का वो एक मानद थीसिस है, मानद थीसिस माना गया है। जैसे इनके श्रम सिद्धांत की कोई भी आलोचना नहीं है। इन्होंने पाया कि सरल समाजों में श्रम विभाजन सरल तथा जटिल समाजों में श्रम जो होता है विशेषज्ञता पर आधारित होता है। इमाइल दुर्खीम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों है, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा श्रम एक गैर आर्थिक अवधारणा है जिसका उद्देश्य समाज में सुदृढ़ता को सुनिश्चित करना है। ईडी का उद्देश्य इसे सामाजिक तथ्य के रूप में ही विश्लेषित करना था श्रम विभाजन को, और इस सिद्धांत के माध्यम से इमाइल दुर्खीम एक तर्कसंगत विश्लेषण देने में सफल रहे कि श्रम विभाजन सामाजिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देता है। ये बात इन्होंने कही थी, श्रम विभाजन
एक सामाजिक तथ्य है और ये सामाजिक सुदृढ़ता को मीन्स की सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, चाहे वो ग्रामीण समाज हो चाहे वो शहरी समाज हो, और इस चीज़ को वो तर्क संगत विश्लेषित करने में सफल भी रहे। तो हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है जिसकी कोई भी आलोचना हमें नहीं मिली। हालांकि कुछ समाजों में हम देखते हैं कि समाज में श्रम विभाजन का विकृत स्वरूप भी देखने को मिलता है, जिसे भी इमाम दुर्कहीम बताते हैं, जैसे कि एनोमिक श्रम विभाजन मीन्स कि अराजकता से भरा हुआ, जहाँ पे जैसे उस समाज में कोई नियम मानदंड दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं होते हैं, और ऐसे समाजों में जिसको जो समझ में आता है वो वही करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि सीरिया, इराक आदि समाजों में जो श्रम विभाजन का स्वरूप होगा वो एनोमिक होगा। एक स्वरूप देखते हैं हम कि बलपूर्वक श्रम का विभाजन, फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर। ऐसे समाज में श्रम विभाजन आयु, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर आवंटित किया जाता है, और इन समाजों में व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उन्हें श्रम करने के लिए बल्कि बाध्य किया जाता है। जैसे कि जिन समाजों में दास प्रथा पाई जाती है, अस्पृश्यता पाई जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो होती है क्या है, श्रम विभाजन के विकृत स्वरूप है, जो कि दुर्कहीम ने बताया। इसके पहले 2-3 तरह मतलब 2 समाज होते हैं, उसमें श्रम विभाजन होता है, सामाजिक तत्व होता है, सारी चीज़ें। लेकिन उससे इतर भी वो इन चीज़ों को अभी बताते हैं कि एक फोर्स्ड डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, एक एनोमिक डिवीज़न ऑफ लेबर भी होता है, जो सामाजिक तथ्य वाले श्रम विभाजन से थोड़ा सा परे होता है। जैसे कि दास प्रथा, अस्पृश्यता जहाँ पे होगी जिस समाज में, उसमें ये काम करते हैं, मीन्स कि जिसमें श्रम बाध्य होता है व्यक्ति के लिए, और ये हर आधार पे बटा होता है, आयु, जाति, लिंग, जन्म, हर आधार पे। एक ये बताते हैं असमन्वयात्मक श्रम विभाजन। इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं होता है व्यक्ति का समाज में, जिससे दूसरे व्यक्तियों में अपने श्रम को लेकर स्पष्टता नहीं हो पाती है। मतलब इसमें क्या होता है ना, पता ही नहीं होता है स्पष्ट कि क्या है, किसी को व्यक्ति को काम ही नहीं पता होता है, किसी को पता ही नहीं होता है कि हमारा क्या काम है, अपने श्रम को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होती है। तो ये कुछ समाजों में ऐसा श्रम भी पाया जाता है। तो 3 प्रकार के विकृत स्वरूप की बात लास्ट में इमाम दुर्कहीम करते हैं। वो क्या क्या था, एक एनोमिक था, एक हमारा फोर्स्ड मीन्स कि बलपूर्वक, पहला अराजकता, तीसरा असमन्वयात्मक। सो हमने सभी तरह के श्रम विभाजन देख लिए। श्रम विभाजन क्या है, निष्कर्षतः एक सामाजिक तथ्य है, ऐसा इमाम दुर्कहीम ने माना, जिसकी कोई भी आलोचना भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे धर्म का सिद्धांत, समाज में धर्म का सिद्धांत। थैंक यू, बाय बाय।